हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। माय नेम इज़ आयुषी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आप सोशल साइंस भी कह सकते हो और सोशल स्टडीज़ भी कह सकते हो कि पॉलिटी भी कह सकते हो। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, पहले तो ये देखेंगे डेमोक्रेसी है क्या, है ना, इसका मीनिंग क्या है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं ना, तो कई सारी फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, हर जगह डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, है ना, और डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म जो है गवर्नमेंट के उनसे बेटर कैसे है। जैसे कि हम कई सारे फॉर्म पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट के, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार। तो कई एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में भी हम और जानेंगे। ओके, जैसे कि अगर देखो तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएस में डेमोक्रेसी है, ज़्यादातर कंट्रीज़ जो आज की वर्ल्ड में है ना, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है। और अगर हम चाइना में देखें तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो सऊदी अरेबिया हो गया तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान हो गया, तो ऐसी जगहों पर ना मतलब डेमोक्रेसी के नाम पर इलेक्शन बस करते हैं और डेमोक्रेसी नहीं होती। तो इलेक्शन करवाना बस ये नहीं होता कि डेमोक्रेसी है वो, है ना, इलेक्शन करवाना बस डेमोक्रेसी नहीं होता। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है ना, मतलब उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, एक उसकी मीनिंग होनी चाहिए, उसका एक जो प्रॉपर पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी वो होगी जहाँ पर ये सारे फीचर्स होंगे, है ना। ये ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर ना एक क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा है, मैडम है उनकी और स्टूडेंट्स हैं। तो मैरी कहती है, मैरी ने एक ऑब्जेक्शन उठाया, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसको, मैरी को ना ये अच्छा नहीं लग रहा था, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा था कि पहले तुम अपना टाइम स्पेंड करें डेमोक्रेसी क्या है ना, फिर उसका जो है उसका मीनिंग फाइंड आउट करें। आई मीन लॉजिकली, तो बोलती लॉजिकली ना, शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड, शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल। तो वो कहती है मैरी, पहले तो मीनिंग आना चाहिए डेमोक्रेसी का, देन एग्जाम्पल आना चाहिए, ना कि हम पहले डेमोक्रेसी को डिस्कस करें और फिर उसके बाद में उसको डिफ़ाइन करें। तो मैरी कुछ अलग अप्रोच बता रही है मैडम को, ठीक है। मैडम कहती हैं कि हाँ मैं देख रही हूँ तुम्हारा पॉइंट भी सही है, बट बोलती हैं कि नाउ हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ, इसी तरीके से हम जो अपनी ज़िंदगी में ना रीजनिंग करते हैं, ठीक है, सिचुएशन को समझते हैं, है ना, फिर उसके बाद में देखते हैं, है ना। वी यूज़ वर्ड्स लाइक पेन, रीड और लव, डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम। तो क्या हम जैसे कि कोई वर्ड यूज़ करते हैं, पेन हो गया, रेन हो गया, लव हो गया, तो क्या हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, या फिर हम समझ जाते हैं इसको, है ना। पेन मतलब जो आपको पता ही है ना, रेन हो गया, बारिश हो गई, लव हो गया, है ना। तो इन चीज़ों की हम डेफिनेशन तो नहीं देखते हैं। तो आप थोड़ा सोचो, और हमारे पास क्या यहाँ इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन है, हम इसको समझते बस हैं और हम इसका मीनिंग समझ जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से पर मैरी कहती है कि डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है ना। बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्या है। तो मैडम कहती हैं कि वी नीड डेफिनेशन ओनली वी देन ओनली वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड। वी नीड a definition of rain only when we wish to distinguish it from the say डिजिल और क्लाउड रस्ट। हमें रेन की जैसे ना डेफिनेशन तब हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, है ना। मतलब कि अगर आप देखो ना तो हमें रेन की डेफिनेशन इसलिए चाहिए रहेगी क्योंकि हमें उसको अलग करना है। जैसे क्लाउड ब्रस्ट हो गया, बादल फटना, है ना, बादल फटते हैं उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा बारिश आती है और बाढ़ हो जाती है, इसलिए हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, कि रेन जो बारिश होना और बादल को फटना तो वो अलग अलग चीज़ है ना। तो इसलिए हमको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और डेफिनेशन ना इसलिए भी क्योंकि जो है डेफिनेशन की वजह से ही जो लोग ना जान पाएंगे कि डिफरेंट काइंड्स है गवर्नमेंट की, और अपने आप को डेमोक्रेसी ना बोले हुए हैं। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेसी नहीं है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, पर वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती हैं। इसलिए हमको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, उसके फीचर्स पता होने चाहिए, तभी हम एक कंट्री को डेमोक्रेसी कह पाएंगे, है ना। तो ये दूसरा स्टूडेंट कहता है, तो हम डेफिनेशन पर काम क्यों कर रहे हैं। तो अब्राहम लिंकन की कोट आती है फिर दूसरे दिन, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? तो ये बताते हैं कि यहाँ पर ना ये लोग मेघालय में इनके यहाँ खुद से ही रूल करते हैं और हम इसको चेंज क्यों करें भला, है ना। और अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है फेमस, डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा होता है और लोगों के लिए होता है ना।
मतलब पीपल ही सुप्रीम होते हैं डेमोक्रेसी में। तो मैडम कहती है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, पर हमको इसको डिफ़ाइन करना है अच्छे से, है ना, तो हम इसको समझ पाएँ, है ना, और अच्छे से इसको जान पाएँ, है ना, तो इसलिए हमको चेंज नहीं करना है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को समझना है ना। तो दूसरा स्टूडेंट कहते हैं कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, तो वो बोलती है कि क्या मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कुछ। हमें कोई नई डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ग्रीक वर्ड जो डेमोक्रेसी की जो उसने ना ग्रीक वर्ड पढ़ा था, डेमोक्रेटिया। इसका मतलब होता है, ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। सो डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल, है ना। तो उसने एक वर्ड की डेफिनेशन बता दी। डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपल। तो ग्रीक वर्ड है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, लोग। क्रेटिया मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी लोगों का शासन, है ना। तो ये करेक्ट मीनिंग है ना। तो डिबेट की ज़रूरत ही क्या है डेमोक्रेसी पर। तो फिर मैम ने फिर दूसरे तरीके से समझाया बच्चों को। किस तरीके से? कि उन्होंने बोला कि ये सोचने का ठीक है, ये आपने सही बोला, पर है ना कि हम वर्ड से तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वर्ड हो गया, ठीक है, आपने वर्ड का डेफिनेशन वर्ड से डिफ़ाइन कर दिया, उसके ओरिजिन से। पर अगर आप कंप्यूटर का एग्जाम्पल दे के बताया उन्होंने, कंप्यूटर पहले तो कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता था, जैसे कि उसको कैलकुलेटर वगैरह की तरह यूज़ किया जाता था, पर अब उसका ऑपरेशन बदल गया है ना। अब ना मतलब पहले ना बहुत पावरफुल कैलकुलेशन के लिए होता था। अब तो पीपल जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं फॉर सम कंप्यूटिंग सम्स, है ना। तो मतलब अब तो कंप्यूटर का डिफरेंट ही यूज़ होने लगा है। दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, डिज़ाइनिंग, है ना, लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग फिल्म्स। तो अब छोटा सा फ़ोन ही हमारा कंप्यूटर जैसा हो गया है ना। तो वो पॉकेट में लेके घूमते हैं, है ना। तो डिफरेंट चीज़ हो गई है अब। तो वर्ड्स रिमेन सेम, तो वर्ड जो है वो सेम होता है, पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ, है ना। तो एक शब्द वही है, पर टाइम के साथ साथ उसका मीनिंग बदल गया है। इन दैट केस इट इज़ वेरी यूज़फुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। इस टाइम पर हमें देखना चाहिए जो ओरिजिन जो है ना। तो उस टाइम पर ना जब वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया है, तो आप ओरिजिन जो वर्ड का हुआ है ना, वहाँ से देखो ना, तो इतना मीनिंगफुल निकल के नहीं आता है। तो वही मैरी कहती है कि सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आर थिंकिंग अबाउट द मैटर आर सेल्फ। तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। हम अपनी थिंकिंग से जो ना किसी चीज़ को छोटा बना के ऐसे समझने की कोशिश कर रहे थे ये लोग डेमोक्रेसी को, तो वैसा नहीं है। तो मैडम कहती हैं कि अब हम देखते हैं आगे के बारे में, है ना। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल फार फ्रॉम। अरे इसने ना मतलब उल्टा ही मीनिंग देखा है इस लड़की ने। मतलब कि आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से ये डेफिनेशन बताती है कि डेमोक्रेसी है दूर है लोगों से, है ना, और पीपल जो है खरीदे जाते हैं वोट वगैरह, है ना। तो उस तरीके से इसने बताया। सिंपल डेफिनेशन देखते हैं हम जो डिस्कशन से आते हैं, और फिर ना गवर्नमेंट दैट आर डेमोक्रेसीज, तो जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है उनके बारे में जानते हैं। वन सिंपल फैक्टर टू कॉल कॉमन, जो जितनी भी डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? कि वो ना गवर्नमेंट जो चूजन बाय द पीपल है, मतलब कि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है ना, उनके ऊपर जो शासन कर रही है, वो लोगों के द्वारा चुनी गई है ना। तो इसके लिए डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो एक डेफिनेशन आई है आपके पास में कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फर्स्ट थिंग जो डेमोक्रेसी में होती है, उसमें लोग जो होते हैं ना अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, है ना। डेफिनेशन हमको अलाउ करती है कि हम सेपरेट कर सकें अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उनसे, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि मतलब अगर कहीं पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इलेक्शन नहीं हो रहे, लोग अपने जो जो रूलर हैं उनको चूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ नहीं कर रहे, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है ना। जैसे कि द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार में पता क्या होता है? म्यांमार में पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी, ठीक है। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो आंग सांग सुई की थी, तो उन्होंने डेमोक्रेसी लेकर के आए वो। अब वहाँ पर जो आर्मी है ना, उनको पावर का लालच होता है, तो वो क्या करते हैं? मिलिट्री कूप कर देते हैं, मतलब तख्ता पलट कर देते हैं। सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया उन्होंने, और पावर अपने हाथ में ले ली। अब वहाँ पर आर्मी रूल कर रही है, ठीक है। तो म्यांमार में ना जो रूल कर रही है आर्मी, तो वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्मी का कंट्रोल है। जो आर्मी है वो है रूलर कंट्री की। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, लोगों के पास में कोई अधिकार नहीं है। आर्मी वाले उनको पिटाई कर देते हैं, उनको कुछ भी नहीं सुनते उनका। तो ये डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि चिली है जो साउथ अमेरिका में कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ पर ना एक लीडर थे पिनोचेट, तो चिली में, तो वो ना इलेक्टेड नहीं थे लोगों के द्वारा। दिस इज़ ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज़, मोनार्कीज़ में भी अप्लाई होता है। मोनार्कीज़ मतलब कि जो
राजशाही जो शासन चला आ रहा है ना, एक इंसान का जो रूल होता है मोनार्की में, है ना, राजा जो चलता है, तो वो लोगों के द्वारा चुना नहीं होता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में आप देखो, तो सऊदी अरेबिया का भी एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर लोगों ने उसको नहीं चुना है, वहाँ वो रॉयल फैमिली है जो कि रूल कर रही है और उनकी हायरार्की चली आ रही है कि इनके बाद इनका बेटा है, इनका बेटा है ना। तो इस तरीके से तो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए वहाँ पर रूलर बन के बैठे हैं, है ना। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, बट डेमोक्रेसी इलेक्टेड बाय पीपल हो तो मतलब वहाँ पर इलेक्शन होते हो तो ये बस काफ़ी नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, हमको रिमाइंड करते हैं हम, मतलब कि जो है लोगों का शासन होता है डेमोक्रेसी में, है ना। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इज अनथिंकिंग मैनर, वी विल एंड अप कॉलोइंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल इलेक्शन और डेमोक्रेसी। अगर हम बिना सोचे समझे बोलेंगे ना, तो हम समझेंगे कि हर गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाती है वो डेमोक्रेसी होता है ना। जहाँ पर इलेक्शन वहाँ पर डेमोक्रेसी, ऐसा तो नहीं होता है। इलेक्शन एक फीचर है डेमोक्रेसी का, है ना, कि जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर इलेक्शन तो होंगे ही, है ना। तो हम मिसलीड हो जाएंगे अगर हम इलेक्शन को बस डेमोक्रेसी कंसीडर करने लगेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर 3 में भी देखेंगे कि एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। अगर हम आज के टाइम पर देखें ना, हर कंट्री की हर गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है। वो कहती है कि हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, जबकि सब लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करके रखता है वहाँ पर वो, है ना, उनके सिटीज़न की। तो हमको थोड़ा ना केयरफुली देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी कौन है और डेमोक्रेसी कौन नहीं है, और डेमोक्रेसी दिखाने का नाटक कौन करता है ना। तो हम इसको समझेंगे जब हम इसके ना फीचर्स समझ पाएंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। जब हम अच्छे से फीचर्स समझेंगे तब हम देख पाएंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कौन सी और कौन सी नहीं। ना समझ गए कि डेमोक्रेसी जो है इसका मीनिंग अब आप समझते हैं, है ना। ये देखो, ये लोग डेमोक्रेसी का झंडा, ये आर्मी वाले हैं म्यांमार के, ये जो है अपने आप को डेमोक्रेसी बताना चाहते हैं ना। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी अब हम देखेंगे। फीचर्स डेमोक्रेसी के, हमने देखा डेमोक्रेसी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। जो रूलर्स है ना वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। हु आर द रूलर्स, अब रूलर कौन है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड इन डेमोक्रेसी, कौन से लोग जो हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है जिनको डेमोक्रेसी बोला जाए। कौन सा डिसीजन ये लेते हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी, है ना। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, अब किस तरीके के इलेक्शन जो होते हैं जिनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं ना। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक, किस तरीके की कंडीशन होती है कि हम किसी इलेक्शन जो कंडक्ट करवाए हैं उसको इलेक्शन को जो बोल सकें कि ये जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज अ रूलर, तो कौन लोग जो होते हैं जो कि ना इलेक्ट करते हैं लोगों को और इलेक्ट होते हैं लोगों को, मतलब कि रूलर्स को जो है। और रूलर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं ना। एवरी सिटीज़न जो है इक्वल बेसिस पे इनको इंक्लूड किया जाता है क्या लोगों को। हाँ, कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन फॉर दिस राइट, मतलब कि क्या डेमोक्रेसी में कुछ लोगों को कोई अधिकार नहीं होता है क्या। जैसे कि कुछ लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया तो क्या वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। फाइनली दिस व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, किस तरीके की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर, क्या जो लोगों को हमने इलेक्ट किया है जो हमारे रूलर्स हैं क्या वो कुछ भी कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, है ना। और डेमोक्रेसी की कुछ लिमिट्स होती हैं कि नहीं, है ना। क्या ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है रिस्पेक्ट करे सिटीज़न की। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम, है ना। ओके, और एग्जाम्पल के साथ में मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, अब देखते हैं डिसीजन लिए गए जो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। इलेक्शन तो हुए प्रॉपर, है ना, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद में लीडर्स आ गए। अब क्या लीडर्स के पास में अधिकार, ऐसे अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं कंट्री में। तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि मिलिट्री कूप किया इन्होंने 1999 में। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, अक्टूबर 1999 में जो परवेज़ मुशर्रफ जो है मिलिट्री के लीडर थे, आर्मी के, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तख्ता पलट किया, आर्मी का कब्जा हो गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह में ये लोग आ गए, है ना। और अपने आप को बोल दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उसको हटाया और खुद बैठ गए पावर में, है ना। और बोला कि मैं जो हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कंट्री का, है ना। और लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, फिर अपने आप को ही इन्होंने प्रेसिडेंट बना लिया 2002 में। और रेफरेंडम कराया कंट्री में, ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, मतलब कि रेफरेंडम क्या हुआ कि लोगों से पूछा उन्होंने, लोगों से सारी वोटिंग करवाई उन्होंने, लोगों की मर्ज़ी जानी। अब ये लोगों की मर्ज़ी थी क्या उनकी, ये तो मतलब कि इनकी ही मर्ज़ी थी, है ना। तो इन्होंने 5 साल के लिए अपने आप को और बढ़ा लिया प्रेसिडेंट के तौर पे। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो थी और डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट जो डेमोक्रेसी का जो आगे लेकर के चलते हैं, सेट जो रेफरेंडम कराया गया है ना,
जो रेफरेंडम हुआ है मैल प्रैक्टिसेस थी और फ्रॉड थी, मतलब गलत तरीके से ये रेफरेंडम हुआ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना। ओके, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो गलत तरीके से ये जो है प्रेसिडेंट बन गए और 5 साल का और एक्सटेंशन ले लिया। अगस्त 2002 में इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए, अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान को उसको चेंज कर दिया, इसमें चेंज किया। और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जो है ना डिसमिस करते हैं नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ को, असेंबलीज जैसे कि जो नेशनल पार्लियामेंट हो गई इनकी, और जो स्टेट लेवल पे असेंबलीज हो गई है ना, जहाँ पर लॉ मेकिंग होती है, जो लोकल एरिया जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं ना, अपनी कंट्री से समझो जैसे एमपी एमएलए होते हैं, वो स्टेट के असेंबली में बैठते हैं, वहाँ पर लॉ मेकिंग करते हैं, है ना, वैसे ही पार्लियामेंट में बैठ कर करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को पावर दे दी कि वो जो ये असेंबली है ना नेशनल एंड प्रोविंशियल, इनको ख़त्म कर सकते हैं, है ना। वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन्होंने बोला कि जो वर्क है ना, जो सिविलियन का, जो भी कोई सिविलियन जो लोग हैं उनकी कंट्री के अगर कुछ भी काम करते हैं ना, तो उसका कैबिनेट जो है उसको देखेंगे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो देखेगी, है ना, जिसको मिलिट्री ऑफिसर्स जिसमें हेड होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर ही डोमिनेट करते हैं। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ के बाद में इलेक्शन जो है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो हुए, ठीक है, इलेक्शन करवाए इन्होंने। तो ठीक है, फिर ये जो इन्होंने इतना सारे लॉ पास कर दिया, फिर इलेक्शन करवाया तो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ सम पावर्स, तो कुछ पावर्स आई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, बट द फाइनल पावर, जितनी भी पावर थी ना, वो मिलिट्री ऑफिसर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था ना, उनके पास में पूरी पावर थी। वो मतलब बैठ गए थे कुंडली मार के कुर्सी में, है ना, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही अफ्रीका में भी होता है, पता है, अफ्रीका में अगर कोई पावर में आ जाए ना, वो छोड़ते ही नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देंगे, वो मिलिट्री को पावर में ले आते हैं, मिलिट्री पावर में आ जाती है और फिर वो छोड़ते ही नहीं है उस जगह को, है ना, मतलब फ़िक्स हो गए वो लोग, जब तक हैं तब तक। जैसे कि चाइना ने अपने आप को फ़िक्स कर लिया है, चाइना का जो शी जिनपिंग है ना, तो उसने अपने आप को फ़िक्स कर लिया है, वो जब तक चाहे तब तक वो प्रेसिडेंट रह सकता है। तो इस तरीके की हरकतें चलती हैं। क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर कई सारे रीज़न हैं कि जो पाकिस्तान में जो जनरल है ना मुशर्रफ, तो उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे उस कंट्री को। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। तो हम एक फोकस करते हैं एक इशू पे, क्या ये जो रूलर्स हैं इलेक्टेड है पीपल के द्वारा, जो लोगों ने इसको क्या इलेक्ट किया है, नहीं किया है। People may have elected their representative to national and provincial assembly, but those elected representatives are not really the rulers. लोगों ने किसको इलेक्ट किया है, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट किया है, पर वो जो है उनके कंट्री के रूलर नहीं है ना, तो वो लोग वहाँ पर रूल नहीं कर रहे हैं, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। जो मुशर्रफ है ना वहाँ बैठा है वही डिसीजन लेगा, है ना, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, उसके पास में सारी पावर है। तो पावर टू टेक फाइनल डिसीजन जो है, सारी पावर जो आखिरी डिसीजन जो लेगा मुशर्रफ लेगा, है ना। तो नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और कोई भी जो है इलेक्टेड नहीं है लोगों के द्वारा। तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप एंड मुनार्कीज। और डिक्टेटरशिप में ऐसा होता है कि एक इंसान ही है जो ना सबके डिसीजन ले रहा है, हेड बना घूम रहा है ना। तो डिक्टेटरशिप में ऐसा ही होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। इनके पास में नामचारे के लिए बस जो इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड पार्लियामेंट है, ये सब है, पर जो पावर है वो पावर तो उसके पास में है ना जो इलेक्टेड नहीं है, है ना। तो वो जो उस पर्सन के पास में है। तो कई सारी कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है कि जो रियल पावर है ना, वो रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये लोगों का रूल नहीं होता है, जहाँ पर लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, है ना। यहाँ पर कोई बाहर वाला ही आके बैठ गया है कुंडली मार के उस कुर्सी पे, और सारी पावर अपने हाथ में लेकर के रखी है उसने, है ना। तो इन अ डेमोक्रेसी, अब ये सेकेंड हो गया। पहला हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, है ना। इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब कि जो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उनके पास होनी चाहिए, जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल हैं, जिन्होंने लोगों को चुना है ना। लोगों ने जिनको चुना है उनके पास में पावर होनी चाहिए। आप देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। अभी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का। चाइना में हम देखें तो वहाँ पर ना हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं कंट्री की पार्लियामेंट को ना इनके यहाँ जो ये नाम है बड़ा सा, तो क्वांगो रिनमिन
दाइबियो दाहुई। तो इनकी जो है ये कांग्रेस का सॉरी इनकी जो है पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। तो नेशनल पीपल कांग्रेस जो इनकी कंट्री है, तो इनकी लैंग्वेज में इतना बड़ा है, और पार्लियामेंट को इनको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। हैज़ पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इनके पास में पावर है कि ये जो अपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं कंट्री के। इट हैज़ ऑलरेडी 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। ये जो इनकी जो पार्लियामेंट है ना, इतने बड़े जो चाइना में से 3000 लोगों को चुना जाता है ना। सब मेंबर्स जो हैं इलेक्ट होते हैं आर्मी के, मतलब कि यहाँ आर्मी को भी पावर दी जाती है, आर्मी के लोगों को भी इलेक्शन में उतारा जाता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर ना एक ही पार्टी चलती है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती। हमारे यहाँ अपनी कंट्री में देखो इतनी पार्टियाँ भरी पड़ी हैं, मतलब पार्टी ही पार्टी है ना, हर जगह पॉलिटिकल पार्टी। तो रीजनल लेवल की, नेशनल लेवल की, है ना, स्टेट लेवल की, इतनी सारी पार्टीज़ हैं अपने यहाँ। तो चाइना में ना एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उससे सब लोग अप्रूवल लेते हैं कि ठीक है हमको यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। तो ये सबके मतलब बने पड़े हैं, जो हेड बने पड़े हैं, है ना। ओनली दोज हु आर अ मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, सबसे ऊपर, और इनकी जो 8 अलाइड पार्टी हैं, तो उसी के जो लोग हैं वही लोग जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसा है, गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट पार्टी ही फॉर्म करेगी, है ना, एक ही पार्टी, उसी के लोग और उसी की गवर्नमेंट, मतलब ऐसा सिस्टम चलता है चाइना में सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। चाइना का केस देखा हमने। अब इंडिपेंडेंस से ही देखो 1930 से मैक्सिको में, मैक्सिको ना यूएस के नीचे है, ऐसा ना, तो यहाँ पर ना यूएस के नीचे यहाँ पर मैक्सिको आ जाता है, ओके। तो मैक्सिको जो है ना नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो मैक्सिको में ना आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, तो 1930 से ऐसा था कि हर 6 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल्स। जो कंट्री जो है कभी भी कोई मिलिट्री का कोई पर्सन वहाँ पर रूल नहीं किया, या फिर कोई मनमाना रूलर नहीं आके बैठ गया है ना, किम जोंग उन टाइप का। किम जोंग उन का पता है, नॉर्थ कोरिया का लीडर है। वो ऐसा लीडर है कि उसने बोल दिया कि जो ना, वो बहुत ही डिक्टेटर लीडर है, उसने बोला कि सभी लोगों को ऐसा हेयर कट रखना है, कटोरा वाला, है ना, तो सभी लोगों को वैसा ही रखना पड़ेगा। इस तरीके का लीडर है वो। लोगों की पर्सनल लाइफ के भी डिसीजन लेता है और पब्लिक लाइफ के भी, पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखता है ना, तो इस तरीके का। तो मेक्सिको में ना 6 साल के लिए प्रेसिडेंट होते थे, है ना, तो वहाँ पर कोई मिलिट्री और डिक्टेटर रूल तो नहीं आया। बट 2000 के बाद में क्या हुआ, एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI। तो 2000 के बाद में कुछ ऐसा हो रहा था कि हर साल इलेक्शन में एक ही पार्टी जीत रही थी, जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन भी लड़ती थी इलेक्शन, पर वो कभी नहीं जीत पाते थे। ऐसा कैसे हो सकता है ना, चेंज तो होती है गवर्नमेंट, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का रूल तो चेंज होता है। तो यहाँ पर एक ही पार्टी जीते जा रही थी, है ना। तो PRI जो है, इनकी जो पार्टी है, वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। ये लोग जो है बहुत ही गलत तरीके से गंदी हरकतें करके इलेक्शन जीत जाती थी। ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सारे ऑफिस में, तो ये लोग क्या करते थे, इलेक्शन को ही ख़राब कर देते थे। ये लोग ना सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाते थे, उनको मीटिंग, पार्टी मीटिंग में। टीचर्स जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं उनको ज़बरदस्ती जो फोर्स किया जाता था कि वोट करें वो PRI के लिए ही, है ना। मीडिया जो है उनको इग्नोर किया, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और मीडिया जो है अपोजिशन को बस क्रिटिसाइज़ करती थी और उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी, वो गवर्नमेंट की तारीफ़ें करती रहती थी। समटाइम्स मतलब कि उन्होंने मीडिया को भी कंट्रोल करके रखा था। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दी लास्ट मिनट। कभी कभी तो आखिरी में जब वोटिंग का जो होता है ना, तो पोलिंग बूथ्स को ही शिफ्ट करवा देते थे वो लोग, है ना। तो पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था इलेक्शंस पर। PRI जो है बहुत सारा पैसा खर्च करती थी कैंपेन में अपने कैंडिडेट के लिए, मतलब कि पूरे तरीके से इलेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। शुड बी कंसीडर दिस इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एग्जांपल्स ऑफ द पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या हम जो ये इलेक्शंस हमने देखे, क्या इसमें लोगों के द्वारा ये चुने गए हैं, जो लोगों के द्वारा, तो इनको बोलेंगे क्या डेमोक्रेसी। हमने जो एग्जाम्पल देखे हैं तो हमें लग तो नहीं रहा है ना, इतने बेकार एग्जाम्पल्स देखे हमने, चाइना का देखा, मैक्सिको का देखा, है ना, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान का भी देखा। तो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। चाइना के इलेक्शन में अगर देखें तो लोगों के पास में चॉइस ही नहीं है ना। वो अपने जो मतलब उनके पास में एक ही पार्टी है, इसमें से ही 2-4 लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं इसी पार्टी के होंगे, इसी पार्टी के तुमको चुनना है ना। अगर नहीं पसंद तो मत मतलब कुछ करो, कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो लोग उठा के पटक देते हैं, कहीं भी गायब कर देते हैं। अगर चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर उन लोग कुछ भी बोलते हैं ना, तो उनको गायब कर देते हैं वो लोग।
तो चाइना में ऐसा होता है, तो उनके पास में चॉइस ही नहीं है। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। तो मतलब उसी रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं जो कि जो एक ही जो पार्टी है ना, उसी से ही जो निकलेंगे कैंडिडेट। क्या इसको चॉइस बोलेंगे? नहीं भाई, एक चॉइस नहीं है। मैक्सिको का एग्जाम्पल देखिए, तो पीपल सीम्स टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। तो लोगों के पास में दिखने को तो चॉइस है कि मैक्सिको में ठीक है, बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं उनके इलेक्शन हो रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसे इलेक्शन फेयर तो है नहीं, है ना। वो जो गवर्नमेंट है वो पूरे इलेक्शन को कंट्रोल कर रही है ना। देयर वॉज नो वे ऑफ रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। तो किसी भी तरीके से रूलिंग पार्टी जो है, जो कि रूल कर रही है कंट्री पर, उसको तो हरा ही नहीं सकते, है ना। लोग अगर उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, है ना, और इसको फेयर इलेक्शन नहीं बोल सकते। वी कैन thus ऐड अ सेकेंड फीचर्स टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम दूसरा फीचर्स जो ऐड कर सकते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी के अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। आप इलेक्शन दिखा करके ऐसा कह रहे हो कि डेमोक्रेसी है, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो इलेक्शन जो होते हैं जिसमें रियल चॉइसेस होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, है ना, लोगों के पास में चॉइस होनी चाहिए कि उनको ये नहीं पसंद तो वो दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट को वोट दे सकें, है ना। उनके पास में अधिकार होना चाहिए कि जो अपने रूलर जो है पुराना, उसको हटा सकें अगर उनकी मर्ज़ी है तो, है ना। मतलब उनका उनका अच्छा नहीं लग रहा है जो पुराना वाला जो रूलर का थोपड़ा, तो मतलब कि जो पुराना वाला जो रूलर है उसको पसंद नहीं आ रहा कि इसने हमारी कंट्री के लिए ढंग से काम नहीं किया, तो वो उसको हटा सकते हैं। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ठीक है। और ना वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो भी पावर में है ना वो भी हार सकता है ना, अगर इलेक्शन प्रॉपर होते हैं तो। इसके बारे में ना हम और देखेंगे चैप्टर 3 में। ओके, इतना समझ गए। अब देखते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था किस तरीके से डेमोक्रेसी का जो स्ट्रगल है वो लिंक है किससे लिंक्ड है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है इसमें, है ना। चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो, है ना, गरीब हो अमीर हो, सभी लोगों को जो अधिकार होता है वोट देने का, तो ये होती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इससे लिंक होता है ना। तो डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ पर सभी लोगों को अधिकार होता है वोट देने का। तो ये प्रिंसिपल जो है एक्सेप्ट किया गया सारे वर्ल्ड में, है ना, सभी लोगों ने। येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वीमेन। पर यहाँ पर अभी भी वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं जहाँ पर औरतों को अधिकार नहीं है ना। 2015 तक सऊदी अरेबिया में लोग जो औरतें थी उनको अधिकार नहीं था राइट टू वोट का। मतलब 2015 तक, आप सोच सकते हो, मतलब सऊदी अरेबिया में ऐसी कंडीशन चलती थी। एस्टोनिया जो है कंट्री है, यहाँ पर जो है सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटीज़ फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट। तो एस्टोनिया में इस तरीके की सिटीजनशिप चलती है कि वहाँ पर ना जो रशिया की माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, मतलब हाँ रशियन लोग रहते हैं थोड़े से, तो वहाँ पर ना माइनॉरिटी में आ जाते हैं, कम नंबर में है वो, है ना। तो वहाँ पर उनको राइट टू वोट नहीं मिलता है। फिजी में अगर हम देखें तो फिजी एक आइलैंड कंट्री है ना, पैसिफिक ओशन में। तो वहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन एन इंडियन फिजी। तो फिजी में ना बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो वहाँ पर ना जो फिजी के जो लोग हैं ना, तो और इंडियन फिजी जो इंडिया के जो लोग वहाँ जाके रहते हैं, तो उनके वोट से ज़्यादा है फिजी के वोट के जो वैल्यू, मतलब वैल्यू में डिफरेंस कर दिया है ना। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का जो थर्ड फीचर, फोर्थ जो है, तो ये क्या है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल उन्हें इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार, सभी लोगों को इलेक्शन में लड़ने का अधिकार होना चाहिए, है ना। मतलब कि आप भी रूलर बन सकते हो, है ना, चाहो तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो कंट्री का, है ना, जो लोगों का। तो ये ना डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न जो है, मतलब कि अडल्ट सिटीज़न एक स्पेसिफिक लिमिट रखी जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ 18 साल है ना, 18 साल के ऊपर के सारे जो लोग हैं, है ना, तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार है। हर एक वोट की एक वैल्यू होती है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन के वोट की वैल्यू 1 है और एक पर्सन के वोट की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से नहीं होता है। इसके बारे में भी हम चैप्टर रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, तो अब इसके ना चैप्टर इसके आगे का हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। ओके, आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखिएगा ज़रूर। ओके।